सोचिए 18वीं सदी का भारत, एक ऐसा दौर जब एक साम्राज्य मानो धूल से उठकर इतनी बड़ी ताकत बन गया कि उसने ब्रिटिश साम्राज्य की नींव तक हिला दी। जी हाँ, आज हम बात करेंगे उसी मैसूर साम्राज्य की, जिसकी कहानी किसी भी थ्रिलर से कम नहीं है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये हुआ कैसे? कैसे एक साम्राज्य ने सिर्फ दो शासकों के दम पर उस वक्त की सबसे बड़ी ग्लोबल पावर को एक दो साल नहीं बल्कि पूरे 30 साल तक कड़ी टक्कर दी? चलिए इसी गुत्थी को आज सुलझाते हैं। तो देखिए, इस कहानी की जड़ें जाती हैं महान विजयनगर साम्राज्य के पतन तक। जब वो साम्राज्य बिखरा तो एक पॉलिटिकल वैक्यूम सा बन गया, और इसी माहौल में वोडेयर राजवंश ने मैसूर पर अपना शासन कायम किया। उस समय मैसूर दक्षिण भारत की कई रियासतों में से बस एक और रियासत थी। लेकिन फिर आया साल 1761 और एक शख्स के आने से सब कुछ बदल गया। नाम था हैदर अली। वो सिर्फ एक सैनिक कमांडर नहीं था, बल्कि एक जबरदस्त मिलिट्री जीनियस था। उसने सत्ता अपने हाथ में ली और मैसूर को एक मामूली रियासत से एक ऐसी फौलादी ताकत बनाने की राह पर डाल दिया जिससे हर कोई खौफ खाने लगा। और हैदर अली ने, आप यकीन मानिए, बिल्कुल भी वक्त बर्बाद नहीं किया। सत्ता में आते ही कुछ ही सालों के अंदर उसने एक के बाद एक कई बड़े इलाके जीत लिए। यहाँ तक कि दक्षिण भारत के जो बड़े बड़े ताकतवर सरदार थे, जिन्हें पॉलीगार कहते थे, उन्हें भी घुटनों पर ला दिया। ये तो बस मैसूर के तूफानी विस्तार की एक शुरुआत थी। अब सवाल यह है कि हैदर अली की कामयाबी का राज क्या था? जवाब है विजन। उसने ये बात बहुत पहले समझनी थी कि आने वाला जमाना वेस्टर्न मिलिट्री टेक्नोलॉजी का है। तो उसने क्या किया? अंग्रेजों के सबसे बड़े दुश्मन यानी फ्रांसीसियों से हाथ मिलाया और उनकी मदद से एक ऐसी मॉडर्न आर्मी तैयार की जो सिर्फ तादाद में बड़ी नहीं थी, बल्कि बेहद खतरनाक, अनुशासित और नए हथियारों से लैस थी। अब जाहिर सी बात है, जब एक ताकत इतनी तेजी से उभर रही हो तो वो किसी की नज़रों में तो आएगी ही। और वो नज़र थी एक और उभरती हुई सुपर पावर की, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। बस यहीं से शुरू हुआ दक्षिण भारत पर कब्जे के लिए एक लंबा और बहुत ही खूनी संघर्ष। और ये टकराव कोई छोटी-मोटी झड़प नहीं थी, बल्कि ये 4 बड़े युद्धों में तब्दील हो गया। पहले युद्ध में तो हैदर अली ने कमाल ही कर दिया। उसने न सिर्फ अपनी फौजी ताकत दिखाई, बल्कि अपनी डिप्लोमेसी का भी लोहा मनवाया। मराठों को न्यूट्रल किया, निज़ामों को अपने साथ मिलाया और अंग्रेज़ों को ऐसी करारी शिकस्त दी कि उन्हें मद्रास तक भागना पड़ा। दूसरा युद्ध लगभग बराबरी पर छूटा, लेकिन इन शुरुआती जीतों ने एक बात साफ कर दी थी: मैसूर अब अंग्रेज़ों का सबसे बड़ा दुश्मन था, और ये दुश्मनी आगे चलकर बहुत भारी पड़ने वाली थी। लेकिन फिर आया वो मोड़ जिसने सारा खेल ही पलट दिया। हम बात कर रहे हैं तीसरे एंग्लो मैसूर युद्ध की। ये मैसूर के लिए सिर्फ एक मिलिट्री हार नहीं थी, ये एक ऐसा जख्म था जिसने उस मजबूत साम्राज्य की कमर ही तोड़कर रख दी। और इस हार की कीमत क्या थी? होश उड़ा देने वाली पूरे 3 करोड़ रुपए। अगर आज के हिसाब से देखें तो ये अरबों खरबों में बैठेगा। ये सिर्फ पैसों का नुकसान नहीं था, ये एक सोचा समझा प्लान था मैसूर की इकोनॉमी को तबाह करने का, उसके स्वाभिमान को कुचलने का। और इस संधि की शर्तें देखिए, वो तो और भी ज्यादा कठोर थीं। टीपू सुल्तान को न सिर्फ अपना आधा राजपाट अंग्रेजों और उनके साथियों को देना पड़ा, और वो भारी भरकम जुर्माना तो था ही, बल्कि उन्हें अपने 2 बेटों को भी दुश्मनों के पास बंधक के तौर पर छोड़ना पड़ा। सोचिए, एक पिता और एक शासक के लिए इससे बड़ा अपमान और क्या हो सकता है। हैदर अली के बाद मैसूर की कमान संभाली उनके बेटे टीपू सुल्तान ने। और टीपू सुल्तान को इतिहास सिर्फ एक योद्धा की तरह याद नहीं करता, उन्हें शेरे मैसूर या टाइगर ऑफ मैसूर के नाम से जाना जाता है। एक ऐसा शासक जो जंग के मैदान में जितना खूंखार था, उतना ही अपनी सोच में मॉडर्न और दूरदर्शी भी था। टीपू की सबसे बड़ी देन क्या थी जानते हैं? रॉकेट टेक्नोलॉजी। जी हाँ, उनके लोहे की केसिंग वाले रॉकेट इतने पावरफुल और इतने सटीक थे कि अंग्रेजों के होश उड़ गए थे। और मजे की बात यह है कि अंग्रेजों ने इन्हीं रॉकेट्स की डिज़ाइन को स्टडी किया और बाद में नेपोलियन के खिलाफ जंग में इस्तेमाल किया। मतलब ये टेक्नोलॉजी भारत से यूरोप गई थी, यूरोप से भारत नहीं। लेकिन टीपू सिर्फ हथियारों की ही बात नहीं करता था, उसकी सोच जंग के मैदान से कई आगे थी। उसने फ्रेंच रेवोल्यूशन के आइडियाज़ को अपनाया, मैसूर में जैकोबिन क्लब का सदस्य बना और खुद को सिटीजन टीपू यानी नागरिक टीपू कहलवाया। जरा सोचिए, उस दौर में एक भारतीय राजा आज़ादी, बराबरी और भाईचारे की बात कर रहा है।
ये बात अंग्रेजों के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं थी, क्योंकि उनका पूरा सिस्टम तो राजशाही और साम्राज्यवाद पर ही टिका था। टीपू का विजन वाकई कमाल का था। उसने 22 बड़े जंगी जहाज़ों के साथ एक मॉडर्न नेवी बनाने का प्लान बनाया। मैसूर की इकोनॉमी को मजबूत करने के लिए रेशम की खेती यानी सेरीकल्चर को बढ़ावा दिया, और अपनी आर्मी को तो वो लगातार मॉडर्न बना ही रहा था। मतलब वो सिर्फ एक राजा की तरह राज नहीं कर रहा था, वो एक ऐसे आधुनिक देश की नींव रख रहा था जो दुनिया की किसी भी ताकत का मुकाबला कर सके। अब टीपू का ये बढ़ता हुआ कद, उसकी मॉडर्न सोच और फ्रांसीसियों से उसकी गहरी दोस्ती, इन सब ने अंग्रेजों की नींद उड़ा दी थी। उस वक्त के गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेस्ली ने तय कर लिया कि टीपू नाम के इस खतरे को अब जड़ से उखाड़ फेंकना ही होगा, और बस यहीं से चौथे और आखिरी युद्ध की तैयारी शुरू हो गई। 4 मई 1799, इतिहास की वो तारीख जब मैसूर का संघर्ष हमेशा के लिए थम गया। अपनी राजधानी सेरिंगापट्टम के किले की दीवारों की रक्षा करते हुए टीपू सुल्तान बहादुरी से लड़ते हुए शहीद हो गया। उसकी मौत सिर्फ एक राजा की मौत नहीं थी, ये एक पूरे युग का अंत था। और बदलाव देखिए कितना बड़ा था। टीपू के दौर में मैसूर आज़ाद था, ताकतवर था और अंग्रेज़ों के लिए एक सिरदर्द बना हुआ था। और टीपू की मौत के बाद वो बस एक नाम की रियासत बनकर रह गया, जिसकी लगाम पूरी तरह से अंग्रेज़ों के हाथ में थी। पर मैसूर की कहानी यहाँ भी खत्म नहीं हुई। जंग के बाद का जो दौर था वो भी कई उतार चढ़ाव से भरा रहा। चलिए देखते हैं कि इस महान साम्राज्य का आगे क्या हुआ। अंग्रेजों ने पुरानी वॉडियार डायनेस्टी को गद्दी पर तो वापस बिठा दिया, लेकिन एक शर्त पर, सब्सिडियरी अलायंस यानी सहायक संधि। ये सुनने में अच्छा लगता है, पर असल में ये ब्रिटिश कंट्रोल का ही दूसरा नाम था। अब मैसूर अपनी मर्जी से कोई सेना नहीं रख सकता था, किसी दूसरे राज्य से संबंध नहीं बना सकता था। कुछ दशकों बाद तो अंग्रेजों ने सीधे ही कब्जा कर लिया, और जब कई साल बाद राज वापस किया भी, तब तक मैसूर सिर्फ नाम का राज्य रह गया था। असली पावर तो हमेशा के लिए लंदन जा चुकी थी। तो आखिर में हम मैसूर की इस कहानी से क्या समझें? ये सिर्फ जीत और हार की दास्तान नहीं है, ये हमें सोचने पर मजबूर करती है कि आखिर 30 साल तक चला ये जबरदस्त संघर्ष हमें औपनिवेशिक ताकतों के सामने टिके रहने के बारे में क्या सिखाता है। ये कहानी इनोवेशन की, हिम्मत की और उस भारी कीमत की है जो आज़ादी के लिए चुकानी पड़ती है। और ये एक ऐसा सबक है जो आज भी उतना ही मायने रखता है।